हाय स्टूडेंट, फिर एक बार हम हाजिर हैं क्लास 12th के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा, जिसके कल आने की संभावना पूरी पूरी है। तो बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो बने रहिए मेरे साथ। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहां से 12th के बाद जैसे डीएलएड, क्लैट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी बिल्कुल मुफ्त में और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, कहता है निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। आप बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, यहीं से क्वेश्चन आते भी हैं। तो निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति के साधन नहीं है। भूमि, श्रम, मुद्रा, पूंजी। तो ये सब जो है कि साधन है, लेकिन मुद्रा जो है वो साधन नहीं है, क्योंकि मुद्रा से उत्पत्ति नहीं होती है, उत्पादन नहीं होता है। चलिए, कहता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, इनमें से सही सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आप बने रहिए, बिल्कुल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए तीसरा नंबर कहता है कि किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। ये बात किसने कहा था, ये बताना था। ये जो है कि किन्स साहब ने कहा था। किसने कहा था, किन्स साहब ने कहा था। थोड़ा सा इसको और सेटअप कर लेते ताकि आपको देखने में अच्छा हो। चलिए, हाँ तो ये अब ठीक लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। कहता है निम्न अर्थशास्त्रियों में से किन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे। ये बताना है, निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। तो चौथा का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीगू। क्या हो जाएगा, पीगू। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है उपयोगिता का क्रमवाच सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया। तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा हिक्स एवं एलन ने। किसने, हिक्स एवं एलन ने। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता का क्या होता है। तो शून्य हो जाता है। जैसे आप 5 रोटी खाते हैं तो 5 रोटी खाने के बाद वो पूरा पेट भर जाएगा, उसके बाद आप खाइएगा तो ऋणात्मक, उससे नीचे है तो धनात्मक अभी बढ़ सकता है आपका जो कुल उपयोगिता है। जब उपयोगिता अधिकतम होती है तो क्या हो जाता है, सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाता है, यानी उससे आप आगे बढ़ेंगे तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। अगला कहता है सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है। सम सीमांत उपयोगिता का दूसरा नाम क्या है, बताइए। उपयोगिता का हास नियम, प्रतिस्थापन का नियम, गोसेन का प्रथम नियम, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए 7 का आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा प्रतिस्थापन का नियम। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है। कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है। तो हमारा 8 का आंसर हो जाएगा माइनस पी वाई बाय पी एक्स। माइनस पी वाई बाय पी एक्स। देखिए ये मान लीजिए एक्सिस है, तो ये होता है हमारा बजट रेखा या फिर कीमत रेखा। तो यहाँ होता है माइनस पी वाई बाय पी एक्स। माइनस पी वाई बाय पी एक्स। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मांग में संकुचन तब होता है जब, मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है, कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है। मांग में संकुचन कम होगा, बताइए, जब कीमत बढ़ेगी और मांग क्या होगा, घटेगा। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था। ये बताना है कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा मार्शल। क्या हो जाएगा, मार्शल। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि मूल्य में 40% परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में 60% परिवर्तन होता है तो मांग की कीमत की लोच क्या होगा। देखिए मांग में कितना परिवर्तन हुआ, 60%, और प्राइस में 40 गुना 100, तो ये कितना हो गया, 3 और ये 2, तो ये हो गया 300 बटे 20 या 60 20, हाँ, तो ये 50 कह सकते हैं, तो ये हो गया 150। कितना, 150। तो
तो यहाँ होना चाहिए 1.5, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यानी इसमें से कोई एक ऑप्शन गलत है। चलिए बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मांग के नियम, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, पैमाने का प्रतिफल, मांग की लोच। तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा मांग की लोच। क्या हो जाएगा? मांग की लोच। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा? तो यहाँ क्या है? विवेकशील उत्पादक, और कौन सी अवस्था है? सॉरी, अल्पकालीन है, तो इसमें द्वितीय अवस्था में होगा। क्या होगा? द्वितीय अवस्था में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? मौद्रिक लागत में सामान्य लाभ, व्यक्तिगत लागत, अव्यक्त लागत और उपयुक्त में सभी। तो मौद्रिक लागत में इन सभी को ऐड किया जाता है, तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा पेज हम सेटअप कर लेते हैं। ये आज का काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके कल आने की पूरी संभावना है। अगला कहता है औसत, एक सेकंड थोड़ा सा सेट कर लेते हैं हम लोग, पेज थोड़ा फट रहा है। कहता है औसत परिवर्तन। क्या है? औसत परिवर्तन लागत क्या है? औसत परिवर्तन लागत क्या है? तो कुल परिवर्तन गुना उत्पाद, कुल परिवर्तनशील लागत गुना उत्पाद। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अगला क्वेश्चन, फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? किस शर्त पर अधिकतम होगा? तो देखिए कहता है 16 का हमारा आंसर हो जाएगा सीमांत लागत वक्र, सीमांत आगत वक्र रेखा को नीचे से जब काटती है तब हमारा जो फर्म का शर्त है वो पूरा होता है। किसके लिए? अधिकतम के लिए। चलिए 17 नंबर देखते हैं। कहता निम्नलिखित चित्र क्या प्रदर्शित करता है? इधर प्राइस है, इधर मात्रा है, और ये सप्लाई है, तो बताना है कि क्या प्रदर्शित करता है। पूर्ति का विस्तार, पूर्ति का संकुचन, पूर्ति की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। बताइए 17 का क्या होगा? पूर्ति का विस्तार। क्या होगा? पूर्ति का विस्तार। चलिए 18 नंबर देखते हैं क्या है। पूर्ति की लोच क्या है? जब ES बराबर 0, ES बराबर 0 है, तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा पूर्णतः लोचदार पूर्ति। सॉरी, यहाँ एक सेकेंड, पूर्ति की लोच जब E बराबर 0 है, इसका मतलब है हमारा पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। क्या है? पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है? तो जो पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार होता है उसमें आप कभी भी जा सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं, मतलब कभी भी अपना सामान बेच सकते हैं और हट सकते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सही संबंध है? निम्नलिखित में कौन सही संबंध है? तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर, ये दोनों जो है ये क्या है? सही संबंध है, यानी A और B दोनों जो है ये सही संबंध है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है? 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। दोनों में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है? एक क्रेता, एक क्रेता अधिक विक्रेता, निकट स्थानापन्न अभाव, नए फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, इनमें से सभी। बताने की कौन सी विशेषता नहीं है? तो एक क्रेता और अधिक विक्रेता तो होएगा ही नहीं। एकाधिकार का मतलब क्या है? एक ही विक्रेता हो ना। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा एकाधिकारी प्रतियोगिता में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? तो हमारा 23 का आंसर हो जाएगा बी, JK मेहता। क्या हो जाएगा? JK मेहता। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में किससे है? अति अल्पकालीन मूल्य, अस्थायी मूल्य, सामान्य मूल्य, इनमें से सभी।
तो लीजिए इसका आंसर फटाफट। तो क्या हो जाएगा? सामान्य मूल्य। क्या हो जाएगा? सामान्य मूल्य। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है अस्थायी पूंजी का उपयोग क्या है? पूंजी निर्माण, घिसावट, निवेश, इनमें से सभी। अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है? फटाफट बताइए। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। निवेश, पूंजी निर्माण, घिसावट, सभी। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 26 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसी में हमारा जो घिसावट है वो भी सम्मिलित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है द्वितीयक क्षेत्र में? तो हमारा क्या हो जाएगा? विनिर्माण। क्या हो जाएगा? विनिर्माण, जो है कि द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो आज हम आपका ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है उसी को आप बार बार रिवीजन कीजिए। इससे होगा क्या? आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप बहुत ज़्यादा वीडियो देखिएगा तो बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा होगा, इसलिए आप जितना पढ़े हैं अभी तक आप उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो और आप अच्छे से सुबह एग्जाम दे पाएँ। बेस्ट ऑफ लक। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं। इसके साथ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोज़ को पाने के लिए धन्यवाद।